अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रियाब आरिफ। नाज़रीन, वफाकी काबीना ने लॉकडाउन में नरमी की तजवीज़ दी है आज, जबकि वज़ारत रेलवे ने भी इंतज़ामिया को हिदायत कर दी हैं कि आप तैयारी करें। ट्रेन ऑपरेशन भी 10 मई से शुरू होगा। याद रहे कि वज़ीर रेलवे शेख रशीद इस बात का इंदिया दे चुके हैं और प्राइम मिनिस्टर को भी बावर करवा चुके हैं कि उनके पास इदारे के मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए 1 माह का बजट मौजूद था और वो खर्च कर चुके। लिहाजा अब मजीद मुलाजमीन को फैसिलिटेट करने के लिए उनके पास जो बजट है वो मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ ये कि माहिरीन सेहत का मुतालबा सामने आया है कि कोरोना के मरीजों के लिए अलग अस्पताल मख्तस किए जाएं। इस तरह एक तो हर शख्स को पता होगा कि मुतासरा शख्स को कहां लेकर जाना है, दूसरा ये भी कि इससे दीगर अफराद मुतासर नहीं होंगे। तो क्या इस मुतालबे पर अमल होना चाहिए कि जिस तजवीज़ के हवाले से माहिरीन सेहत आगाह कर रहे हैं। फिर हमने ये भी देखा कि भारतीय फौज ने एक तरफ मकबूजा वादी कश्मीर में सूरत हाल इंतहाई खराब कर रखी है, तो दूसरी तरफ LOC पर शहरी आबादी को भी मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। अब अंदरूनी मामलात पर आलमी दुनिया की तनकीद से परेशान भारतीय क़यादत के पाकिस्तान के खिलाफ फिर कोई मुहिम जोई कर सकती है कि हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और आखिर में बात PTI के नामुकम्मल मंसूबे की, जिसका जिक्र आज सुप्रीम कोर्ट में यूं हुआ कि मंसूबे पर 1 कदम आगे 2 कदम पीछे वाली मिसाल सादिक आती है। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद इस मंसूबे से कोई इंसाफ करता दिखाई दे रही है? ये क्वेश्चन मार्क है। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होंगे सीनियर सहाफी तज्ज़ियाकार नासिर चौगताई साहब, एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार आमिर ज़िया साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार मोना आलम साहिबा, साथ ही साथ प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे नसीम सिद्दीकी साहब, आप भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे। तो सबसे पहले बढ़ते हैं मुल्क में कोरोना वायरस की केसेस की तादाद के हवाले से डिस्कशन की तरफ की, जो कि तादाद जो है अब वो वायरस से जाबाहक अफराद की 486 हो गई है और मुतासरीन की जो तादाद है वो 21,500 से तजावुज कर गई है। लेकिन आज एक फैसला सामने आता है वफाकी काबीना के इजलास में और लॉकडाउन में नरमी के हवाले से तजवीज़ सामने आती है, जिसके बाद वजारत रेलवे ने भी इंतजामियों को तैयारियों की हिदायत जारी कर दी। अब मुल्क में 10 मई से ट्रेन ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल होने का इम्कान है। अब इसकी तरफ गौर फिक्र क्यों किया जा रहा है, जरा शेख रशीद साहब की ज़बानी सुनिए कि उन्होंने किस खदशे का इजहार किया है कि जिसके बाद वो ये सोच रहे हैं कि 10 मई से मुल्क में जुज़वी तौर पर ट्रेनों का जो ऑपरेशन है वो बहाल कर दिया जाएगा। अगर ये 10 तारीख को मैंने प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की है कि ट्रेन चलाएं, अगर नहीं चलती तो मैं जुलाई की तनख्वाह कहां से दूंगा 5 बिलियन। मैं तो आप फर्स्ट टाइम रोना रो रहा हूं, ये प्राइम मिनिस्टर को भी कहा कि आई नीड 5 बिलियन रुपीज। तो ये वो खदशात हैं जो कि शेख रशीद साहब ने बयान किए कि उनके पास 1 महीने की तनख्वाह थी मुलाजमीन को देने के लिए, लिहाजा उन्होंने दे दी। अब उनके पास बजट नहीं है। तो मौजूदा हालात में रेलवे को खोलना का इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है हमारे लिए। नासिर भाई चौगताई साहब, हजारों की तादाद में, बड़ी तादाद में लोग एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं ट्रेनों में सफर करके, और अगर देखा जाए तो सबसे सस्ता सफर इसे तस्वुर किया जाता है, लेकिन ये सस्ता सफर हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अच्छा, बिल्कुल 5 अरब डॉलर का 5 अरब रुपए का मसला है शेख साहब का, तो संजीदा मसला है बहुत, क्योंकि उनके मुलाजमीन हैं जो उनको पैसे नहीं मिले तो उनको ईद भी नहीं कर पाएंगे बेचारे, और नए कपड़े भी नहीं पहन पाएंगे। हाँ, संगीन मसला है, और शायद घरों में उनको राशन भी नहीं होगा। रेलवे का अपना एक सिस्टम होता है, मुझे यह पता है कि उनके ड्यूटी फ्री शॉप्स होती हैं, उनकी फेयर प्राइस शॉप्स होती हैं, उससे सामान मिलता है। वो शायद नहीं हो रहा, ख़त्म हो गया, सब ख़त्म हो गया शायद वो। तो मैं अभी देख रहा था दुनिया के किस मुल्क में लॉकडाउन के दौरान रेलवे का सिस्टम बहाल हुआ है। किसी मुल्क में नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमें एजाज़ हासिल होगा, हम पहला मुल्क होंगे जो रेलवे को बहाल करेंगे किसी तरह। लेकिन मुझे एक और फ़िक्र भी है कि ऐसे मौसम में जब कराची से लोग जा रहे हैं, ट्रकों में भर भर के स्मगल हो रहे हैं अप कंट्री, कोई मंगोरा जा रहा है, कोई पंजाब जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो फिर ट्रेनों में मुसाफिर कहाँ से आएंगे? मुसाफिर ट्रेन कहाँ से? क्योंकि अच्छा, ये वो मौसम है कि जब कराची से लोग ईद मनाने के लिए ऊपर जा रहे होते हैं, अपने शहरों में जा रहे होते हैं। अच्छा, वो भी लोग जा चुके हैं मेरा ख्याल है। पहले हल्ले में तकरीबन 20 से 25,000-30,000 लोग ऐसे जा चुके थे शुरू के दिनों में। तो देखें, शेख साहब बहुत बड़े अमली के माहिर हैं, उन्होंने कोई मतलब अमली बनाई होगी, वो मुसाफिर भी ले आएंगे, वो कुछ और भी ले आएंगे शायद, तो हो सकता है ये हो। लेकिन ये कि ख़तरा तो मौजूद है
इसके साथ साथ मेरा फिर ये भी दरख्वास्त होगी, मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि हटा दें इसको, लॉकडाउन को ख़त्म कर दें इसको, ताकि एक जो ढकोसला है वो तो ख़त्म हो जाए ना। तो फिर ऐसा करें कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी खोल दें बराए मेहरबानी, और फिर जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट है उसको भी खोल दें, फिर इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट है उसको भी खोल दें। वो आप वो डिमांड करेंगे, वो नहीं छोड़ेंगे आपको, वो बहुत ताकतवर लोग हैं वो फिर ये बात करेंगे कि उनको भी खोला जाए। फिर उसके बाद रक्षा, टैक्सी, चिंची, इन लोगों ने क्या कसूर किया है वो तो ऑलरेडी कुछ चल भी रहे हैं शायद। तो ये है, और साथ साथ ये भी कि फिर बाकी जो चीज़ें हैं, मतलब शॉपिंग प्लाजा है हमारे, जामा क्लाथ से लेकर आप पापोश नगर तक चले जाएं, दुकानें हैं और ईद के दिनों में खुलती हैं। 15 रमज़ान के बाद तो उरूज पर होती है शॉपिंग, और फिर क्लिफ्टन है, फिर बड़े बड़े मॉल्स हैं, ये सब खोलने चाहिए हमें, ताकि हमारे लोगों को खाना मैसर आए। अब कोरोना को देख लेंगे बाद में, बकौल एक मौलवी साहब के, कोरोना को तो मैं एक फूंक मारूंगा ख़त्म हो जाएगा, तो उन पर यकीन कर लेते हैं हम कि कोरोना उन पर एक फूंक मारे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कुछ मुल्कों ने जो किसी हद तक ये हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन होगी। कुछ मुल्कों ने, एक मिनट जाइए आप, एक मिनट, कुछ मुल्कों ने जहाँ पर नागुज़ीर हो गया खोलना, उन्होंने जोनल सिस्टम बनाया है, रेड सिस्टम है, ग्रीन सिस्टम है और ऑरेंज सिस्टम है। ये सिस्टम बनाया है, रेड सिस्टम बिल्कुल बंद होता है, ग्रीन खासा खुला हुआ होता है, और ऑरेंज जो है वो आधा खुला हुआ होता है। इसको भी आजमा के देख ले अगर कोई आजमाना चाहे। मैं कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, ख़त्म कर दें कल के इजलास में। लेकिन बलूचिस्तान क्या करेंगे, पहले बढ़ा चुका है 19 मई तक, उसे कैसे वापस लाएंगे। ठीक, आमिर जिया साहब, एनबीसी ने अपने गुफ्तगू में बहुत सारे खदशात का इजहार कर दिया और ये भी कह दिया कि अगर रेलवे बहाल होती है तो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इंटरसिटी प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट जो है वो भी बहाल होगी। चिंची वाले, रिक्शे वाले, छोटी मोटी बसों वाले वो भी फिर आगे से खड़े हो जाएंगे। तो ये खतरनाक साबित हो सकता है ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारे लिए। बात ही बिल्कुल सही बात है कि खदशे और वसवसे बहुत सारे हैं, सवालिया निशान भी हमारे लिए बहुत सारे हैं। अब देखना ये कि हुकूमत जो है वो कहते हैं कि अफरीद जो होता है वो तफसील में होता है। अभी तफसीलात सामने नहीं आई हैं कि अगर ये किन SOPs के तहत जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अगर खोलते हैं तो कब खोलेंगे और किस तरह से खोलेंगे। पहली बात रेलवे की आएगी। अभी तक जो लोग हमने देखा कि इंटरसिटी जा रहे हैं वो स्मगल हो रहे हैं और बहुत ही नामसाइद हालात में कि ट्रकों में भर के और मतलब उन पे कपड़ा डाल दिया जाता है, छुपा दिया जाता है, कहीं पकड़े जाते हैं, एक ट्रक पकड़ा जाता है तो 10 निकल जाते हैं। तो अगर फर्ज करें, हम फर्ज नहीं कर सकते क्योंकि तफसीलात अभी आनी है कि पाकिस्तान रेलवेज जो है इस तरह की ट्रेनें चलाए कि जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए। अभी एक आरजू है, देखते हैं वो पूरी करते लेकिन मुमकिन है, ऐसा हो सकता है। अच्छा, उसी तरह अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात होगी कि हमारी रियासत और हमारी हुकूमत इतनी मजबूत और हमारी फाल है कि वो नजर रख सके और इस तरह की ट्रांसपोर्ट को अलाउ करे तो भी मतलब है मुमकिन है। हर चीज मुमकिन तो होती है, लेकिन बात ही कि आपके जो फैसले हैं उसको ग्राउंड पे किस तरह से आप अमल दरामद कराते हैं तो यकीनन ये तो हमें आगे चल के पता चलेगा। अब तो जो वज़ीर आज़म अंदिया दे चुके हैं वो यही है कि हम बिजनेस एक्टिविटीज को शुरू करेंगे लेकिन शराइत के साथ और एहतियात के साथ, और अगर एहतियात नहीं करेंगे तो उसके जवाब में फिर हुकूमत जो है कोई और जो है कदम उठा सकती है। तो अभी जैसे कि हमने पहले भी इसी प्रोग्राम में कई मरतबा बात हुई है इस चीज के ऊपर कि किसी भी हुकूमत के पास दुनिया में कोई तीर बहदफ नुस्खा नहीं है किससे निपटना कैसे है। अपनी नौयत की पहली वबा है जदीद दुनिया के अंदर, ऐसी दुनिया में कि जो बहुत ही ज्यादा इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट है। तो उसमें हमें हर मुल्क जो है तजर्बे कर रहे हैं, हर जगह भी बहस चल रही है कि जी कंप्लीट लॉकडाउन किया जाए या हम लोग बिजनेस एक्टिविटीज को अलाउ करें, किस हद तक करें, कैसे करें। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की नासिर साहब ने कि जी जोन्स क्या हम बना लें कि जी आज ये सेक्टर खुलेगा कल दूसरा सेक्टर खुलेगा, ताकि एकदम जंबे गफीर जो है अवाम का ना निकले। ज़ाहिर एहतियात करना तो बहुत जरूरी है लेकिन साथ साथ जो है बिजनेस माशी एक्टिविटीज भी चलाना जरूरी है। तो एक हमें तवाजुन की जरूरत है कि हमारी एहतियात भी हमारे कहते हैं दामन न छुड़ा के हमारे हाथ से चली जाए और ये भी ना हो कि माशी एतबार से भी हमारा जो है बेड़ा गर्क हो जाए। तो बड़ा मुश्किल वो है, हाई वायर एक्ट है लेकिन जाहिर है कि कोई चैलेंज जो होता है इंसान की मुश्किल है लेकिन खतरनाक भी है साथ साथ। आमिर जिया साहब
नहीं, मैंने तो वो पहला जुमला मैंने कहा कि खदशात अपनी जगह खदशात तो है, सवालिया निशान भी, लेकिन मैं फिर एक आखिरी जुमला कि देखें कोई चैलेंज दुनिया में जो होता है ना, इंसान की फहम बसीरत से बड़ा नहीं होता। इंसानों ने मादी में वबाओं पे काबू पाया, पहले 400-600 साल लगा करते थे ब्लैक डेथ का इलाज ढूंढने में, 1000 साल लगते थे। अब वो दौरानिये कम होकर 10 साल 5 साल, अब तो 1.5-2 साल की बात हो रही है। तो जब तक इंशाल्लाह मतलब मगरबी ममालिक या कोई और मुल्क जो है इसका ढूंढेगा, वैक्सीन ढूंढेगा, तब तक हम और आप एहतियात करते हैं। जी मोना, हफ्तों का सफर घंटों में तय हो जाता है रेलवे से, यही सफर हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है? बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। खतरनाक तो यकीनन हो सकता है, लेकिन इस वक्त जो लॉकडाउन का स्टेट है और लॉकडाउन जितना इम्प्लीमेंट हो रहा है वो भी पहले तो हमेशा से सवालिया निशान रहा है जब तक लॉकडाउन था। अब तो लॉकडाउन ईज करने की बात हो रही है और सच्ची बात है, इसमें हमें झुटलाना नहीं चाहिए इसको और इससे शर्माना भी नहीं चाहिए कि सिर्फ पाकिस्तान में ईज करने की बात नहीं हो रही, दुनिया भर में लॉकडाउन ईज करने की बात हो रही है। एक और बात यह है कि जब आप एक चीज को किसी किस्म की भी फ्लेक्सिबिलिटी या रिलैक्सेशन देते हैं किसी एक सेक्टर को, कोई भी उसकी आप वजह बता दें, तो अगला सेक्टर भी वही डिमांड करता है, वो भी आपको यही बात करता है। इसकी हालिया मिसाल बहुत वाज़े तौर पर ये आप ले लें कि जब दुकानें खोलने का कहा गया कि SOPs के तहत दुकानें खुल सकती हैं ताकि एक साइकिल ऑफ लाइफ चलता रहे, फौरी तौर पर हमने देखा कि ये हमारे तमाम जो उलमा हजरात हैं, मौलवी साहिबान हैं, वो पहुंचे और वो सदर आरिफ अलवी से मिले, उन्होंने बाकायदा उनके साथ SOPs बनाई और उन्होंने एग्जैक्टली यही बात की। बल्कि मुझे तो वो प्रेस टॉक भी याद आती है जो मुफ्ती मुनीब ने की थी। उन्होंने कहा था अगर ये तमाम खोल रहे हैं तो हमने क्या गुनाह किया है या मस्जिदों ने क्या किया है, मसाजिद भी खोल दें। तो इस तरह से फिर ये सिलसिला चलता गया। फिर जब मसाजिद के लिए SOPs आए तो ट्रेडर्स ने कहा, हड़तालों की उन्होंने कॉल दे दी कि अब हम अगर आपने डेडलाइन आपने मीट नहीं की और नहीं हमें खोलने की परमिशन दी तो हम लोग हड़ताल करेंगे, स्ट्राइक करेंगे वगैरह वगैरह। तो वन आफ्टर अनदर, ये तो ऐसा हो नहीं सकता ना कि मुझे एक जुमला कहने दे सर। पहले ये धमकी देते थे दुकानदार कि हम दुकान बंद कर देंगे, अब वो धमकी दे रहे हैं कि हम दुकान खोल देंगे, बस ये फर्क है। वेरी ट्रू, वेरी एप्ट जी। तो ये उल्टी धमकी भी हमें मिल गई। तो ये तो नहीं हो सकता कि आप एक्सक्लूसिविटी या कोई आप एक रिलैक्सेशन किसी एक सेक्टर को दें, फिर एक नेचुरल चीज़ है, वो एक बात आएगी। तो अभी यही इसी किस्म की बात अब शेख रशीद साहब ने भी की है, बल्कि इससे कुछ रोज़ पहले मुझे याद पड़ता है उनका एक बाकायदा बयान आया था जहां उन्होंने इस हद तक अपनी ही हुकूमत से शिकायत की थी कि उन्होंने कहा था कि शुगर माफिया और ये जो आटा माफिया है इनको नहीं पकड़ते, लेकिन जो छोटे छोटे दुकानदार हैं अगर वो दुकानें खोल लें तो उनको पकड़ के जेलों में बंद कर देते हैं। उन्होंने ये बात तक की थी, ये भी उन्होंने गिला किया था। उसी की गिले की एक कंटिन्यूटी है और मैं इसमें कोई दो राय नहीं है, इस बात को भी मैं तस्लीम करती हूँ कि प्रॉब्लम संगीन है अगर उनके पास एक सीरियस लिक्विडिटी क्रंच है। सिर्फ बात यह है, खतरनाक तो ये है, टू योर क्वेश्चन, वो हाल ना कीजिएगा जो हमने देखा, जो फ्लाइट्स चल रही हैं, जो खास फ्लाइट्स आ रही हैं, उनमें जो एक हम लोग हालात देखते हैं, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट होता है, वहां पे अमला बेहद परेशान है कि हमने क्या किया है। हम लोग क्योंकि ऑपरेटिव्स हैं फ्लाइट के, हम वहाँ मजबूर हैं कि हम इस फ्लाइट को चलाएं, इस ऑपरेशन को चलाएं। क्या वहाँ पर आप मुझे बताएं समाजी फासले का तस्वुर दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता, किराए भी उसी तरह से हैं। बेशक फिर बाद में क्वारंटीन किया जाता है, ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन इन द फ्लाइट इटसेल्फ भी अगर कोई बेहतर हालात हो सकते हैं तो उनको यकीनन इनकलकेट करना चाहिए था। ये जोन्स वाला मशवरा बहुत अच्छा है, शेख रशीद साहब को चाहिए वो वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ बैठ कर इसके SOPs बनाएं और फिर उस पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। ये ना हो कि कोई जैसे वो सिलेंडर का धमाका हुआ था अब से कुछ रोज़ पहले, कुछ लोग अंदर लेके आ गए और जो रेलवे इंतजामिया था वो ये पकड़ ही नहीं पाए चीज़। तो इस किस्म के फिर तमाशे ना कीजिएगा। फिर अगर आप जो SOPs बनाएं तो आप उन पे फिर अमल दरामद भी यकीनी बनाएं, सख्त तरीन जुर्माने रखें, सख्त तरीन सजाएं रखें और किसी को इसमें से छूट ना दी जाए। रज़ा मोना ने भी जिक्र किया यहाँ पे कि जो अमला है वो भी मुतासिर होता है जो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा होता है, जिस तरह से ये फ्लाइट ऑपरेशन का जिक्र किया। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक 444 हमारे हेल्थ ऑफिसर्स जो हैं वो इससे मुतासिर हैं और 10 के करीब अफराद जो हैं वो जाम बहक हो चुके हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, ये रेलवे का ऑपरेशन हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। देखिए बात यह कि ये तो इसमें कोई शुबा नहीं है कि आहिस्ता आहिस्ता कारोबार जिंदगी जो है और जो मुख्तलिफ बिजनेसेस भी हैं, ट्रांसपोर्ट भी है, उसको खुलना है क्योंकि ये मुस्तकिल तो बंद नहीं रह सकती मईशत भी और लोगों का आना जाना। मगर अभी तक जो हमने एविडेंस है हमारे सामने वो ये है कि आप चाहे जितना मर्जी उसमें आप बना लें,
SOPs बना लें, आप माहिदे कर लें, उन पर अमल दरामद नहीं होता। जैसे मसाजिद का भी हवाला दिया गया, अभी आज ही रिपोर्ट छपी हुई थी कि जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मॉस्क हैं वो खुद पुलिस ये कह रही है कि वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग जो है या वो जो हिदायत है उन पर अमल नहीं हो रहा। इससे पहले एक दो रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि जहां पर 80% से मसाजिद का एक सर्वे था और वहां पर भी वायलेशंस हो रही थी उसी कोड ऑफ कॉन्डक्ट की जो इसको तय किया गया था। तो आप ये जोनिंग कर लें, जो भी कर लें, पहली बात यह है कि आवाम को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, पब्लिक अवेयरनेस देना ज़रूरी है। अभी तक जो एक पॉलिसी रही है कि जो साथ में लॉकडाउन भी है, मगर ये भी कहा है कि आपने घबराना नहीं है, कोरोना वायरस जो है वो चला जाएगा, वो यहाँ पे ज़्यादा सख्त नहीं, हमारी इम्यूनिटी ज़्यादा है, तो बहुत से लोग उसको सीरियसली नहीं ले रहे। और जो सारे अभी स्टेप्स भी उठाए गए हैं उससे भी लोगों को यही लगता है कि अगर हुकूमत ये सब कुछ खोल रही है तो इसका मतलब ये इतना बड़ा खतरा नहीं है। हकीकत है कि ये बहुत बड़ा खतरा है, और अगर इस तरह रेल्स भी खुल जाएंगी, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट भी खुल जाएगी, शहरों के अंदर भी खुल जाएगी, तो फिर ये मैस इसकी जो ट्रांसमिशन है वो शुरू हो जाएगी, जो कि ऑलरेडी हमने देखा कि कम्युनिटी की वजह से ट्रांसमिशन जारी है। इसलिए ये इसके ऊपर जो है बहुत सोच समझकर, सोच विचार के बाद एक पॉलिसी होनी चाहिए, और वो पॉलिसी का जो सबसे पहला जो जुज़्व हो वो अवाम को जो है एजुकेट भी करना और मोटिवेट भी करना कि वो इन गाइडलाइंस पर अमल करें। और साथ में एक अहम बात यह है कि अगर सब कुछ खुल रहा है तो फिर अब मास्क की जो बंदोबस्त है वो भी किया जाए। अगर चीन और ताइवान और दीगर ममालिक में मास्क जो है वो लाखों करोड़ों की तादाद में बनाकर बांटे गए हैं, तो अगर हम ये शुरू कर दें काम तो फिर ठीक है, फिर आप खोलिए कारोबार, सब कुछ। अगर लोगों को आपने एजुकेट कर दिया, उनको कहा मास्क पहने, तो फिर आई सपोज कोई और चारा नहीं है। लेकिन अभी जिस तरह की एक जो है अनक्लियर पॉलिसी है वो उससे खतरा ही है। इसलिए अगर आप इन्हीं हालात में खोल देंगे रेल तो वो कोई अच्छी बात नहीं होगी, उसमें लोगों का नुकसान ज्यादा है, फायदा कम है। सिद्दीकी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया ज़रिया। देखें, जैसे आमिर ज़िया साहब ने कहा कि पूरी दुनिया में ये एक नया वायरस है और उसमें हमें चांसेस तो लेने पड़ेंगे, लेकिन जिस तरह NBC ने बात की कि ये कोई इतना ज़रूरी नहीं है कि आप जो रेलवे को खोल दें। रेलवे को अगर 5 अरब रुपया सैलरीज का देना है तो जहां हमें देख रहे हैं कि 181 अरब रुपया बांट दिया गया, 200 अरब रुपया बांट दिया गया, तो 5 अरब जो है वो रेलवे के लिए भी दे दी जाए। क्योंकि रेलवे इसलिए ख़तरनाक है कि आप जब जहाज़ में बैठते हैं, कम से कम SOPs होते हैं जहाज़ के, आप दाखिल होते हैं, आपको अपनी सीट पर बिठा दिया जाता है, सीट बेल्ट बांध दी जाती है, आप फिर भी कुछ जो उनके SOPs उन पर अमल करते हैं। हमारे यहाँ ट्रेन के अंदर जो है वो कौन SOP पे अमल करेगा? कोई किसी स्टेशन पे रुक रही है, कहीं रास्ते में रुक गई है, कोई चढ़ रहा है, कोई उतर रहा है, ये इज्तमाइयत वाली बात आ जाएगी। जब आप नमाज से मना करते हैं, जलसे जुलूस से मना करते हैं, तो हमारी ट्रेन के अंदर भी जिस तरह रश होता है वो आप वहाँ पे कोई SOP नहीं चलेगा। हमारे मुल्क में SOP लफ्ज़ जो है ना वो कहीं पे भी यूज़ ना कीजिए। मेरे अपने दफ्तर में मैं जाता हूँ, डांट डपट करता हूँ, मास्क पहनो, कोई अमल ही नहीं करता। जिस तरह इस लॉकडाउन को ईजी कर दिया गया, लोग बिल्कुल बेपरवाह हो गए हैं, मुंह से मुंह करीब करके बात कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं, वो बिल्कुल इसको नहीं। तो ट्रेन में कौन ऐसा करेगा? और ट्रेन, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ट्रेन क्यों ज़रूरी है। कौन जाएगा? जो बच्चे छुट्टियों में लोग जाते थे एक दूसरे के घर, कोई किसी को एंटरटेन नहीं कर रहा, लोग अफ्तारी तक पे नहीं बुला रहे आजकल। तो बात यह कि ट्रेन चलाना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। दुनिया में आप देखें कि जो बड़े बड़े मुल्क हैं उनमें ट्रेन सिस्टम, जैसे मैं UK में था, हमारे वहाँ पे अंडरग्राउंड जो है दिन में तकरीबन 10 से 12 लाख लोग उस पर ट्रैवल करते थे, और जो नेशनल ट्रैवल था वो भी बहुत बड़ी तादाद में होता था। लेकिन अभी उन्होंने ट्रेन सिस्टम को खोलने की बिल्कुल कोई बात नहीं की। अच्छा, हमारे मुल्क में एक तो ट्रेन का सफ़र वैसे ही ख़तरनाक है कि कहीं पे फाटक बंद होता है, कहीं फाटक खुला हुआ होता है, कहीं सिलेंडर फट जाता है। और मैं तो इस ज़रूरत को महसूस नहीं कर रहा कि हम इतनी जल्दी जो है वो, जैसे NBC ने कहा कि फिर तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी खोलनी पड़ेगी, ये डाइवो वाले दूसरे जितने वो भी खोलेंगे, लेकिन मुसाफिर कहाँ से लाएंगे? लोग अभी इतना ट्रैवल करने पर तैयार नहीं है। तो मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल एक ख़तरनाक फैसला होगा। और जिस तेजी से केसेस बढ़ेंगे, अभी हमारे मुल्क में 20,000 के करीब केसेस हुए और जगह रखने की बिल्कुल नहीं उनके पास। वो जो कराची वाले डॉक्टर साहब थे वो बेचारे, उनको जगह नहीं मिल सकी। तो जो अगर ये ट्रेन के जरिए, और कौन चेक करेगा कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसने? एक बंदा पूरी ट्रेन में फिरेगा
वो जो अपनी बोतलें बेचते हुए ट्रेन करके निकलता है तो वो पूरी ट्रेन में जो है वायरस बांटता हुआ चला जाएगा। पता चलेगा कि 500 मुसाफिर लाहौर उतरे हैं, 1000 कराची गए और जो है वो अपना बुरी तरह जो है ना वो वायरस ट्रांसफर हो रहा है। तो बहुत खतरनाक होगा इस किस्म का फैसला। डूएबल नहीं है करते हुए मैं फिर से वही पॉइंट ऐड कर दूं जिसके बारे में शेख साहब ने कहा है कि तनख्वाह देने के लिए हमारे पास लोगों को पैसे नहीं है, लिहाजा अगर हम लोग ये नहीं खोलते तो हम मुलाजिमीन को पैसे नहीं देंगे। पैसे मतलब हमारे पास यहाँ पे दो सूरत हाल है, एक तरफ हम लोग इकोनॉमी से लड़ रहे हैं, लोगों को 2 वक्त की रोटी पहुंचाने के लिए परेशान हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ सेहत आमा के भी मामला हैं। जो केसेस हैं वो 22,000 तो हो ही चुके हैं, 500 के करीब हमारे पास अमवात का जो रेशियो है, फिगर जो है वो सामने आया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस सिलसिले में कि माहिरीन सेहत अब कोरोना मरीज अलग अस्पताल मुख्तस करने की तजवीज दे रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया है, मुतालबा आया सामने पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से और कहा गया कि खुसूसी अस्पताल वक्त की अहम जरूरत है। मतलब मौजूदा वक्त के लिए जरूरी हो चुका है कि कोरोना अस्पताल कायम किए जाएं, क्योंकि इस तरह हर किसी को पता होगा कि मुतासर शख्स को लेकर कहां जाना है। इसके अलावा अस्पताल में दीगर अफराद के मुतासर होने का खतरा भी कम हो जाएगा। लिहाजा क्या कोरोना मरीजों के लिए अलग अस्पताल मुख्तस होने चाहिए? आमिर जी साहब आपसे आगाज करूं, बताइएगा कि मुतालबा सामने आ चुका है, ये जो तजवीज सामने आई है उस पर अमल करते हुए ये अस्पताल अलग से मुख्तस होने चाहिए कोरोना मरीजों के लिए? देखिए, पीएमए जो है बड़ा प्रोफेशनल बॉडी है, उसमें मुल्क के मायनात डॉक्टर्स जो है उसके मेंबर्स हैं, और अगर वो कोई बात कर रहे हैं तो सोच समझ के कर रहे हैं। और मुतालबा अगर आप असूली तौर पे देखें तो कोई इसमें हर्ज नहीं है, लेकिन फिर मैं वही बात करता हूँ कि मांगने को हम चांद मांग सकते हैं, लेकिन क्या हमारे हालात जो है इस काबिल हैं, हमारी पास वो वसाइल हैं कि हम ये चीजें पूरी कर सकें? कुछ हद तक कर सकेंगे। अभी जो हम सुनते आ रहे हैं कि जी वार्ड्स अलग कर दिए, कुछ अस्पतालों को आइडेंटिफाई ऑलरेडी किया हुआ है कि जहां पे कोरोना से मुतासिर मरीज जा सकते हैं। हर लेबोरेटरी में उनका जो है टेस्ट नहीं होता कोरोना का, हर जो है कहते हैं अस्पताल के दरवाजे उनके लिए नहीं खुले होते। तो अभी भी कुछ थोड़ा बहुत लोगों ने ये इस तरफ बढ़े हैं, लेकिन अब इतने बड़े पैमाने पे कि पूरे पूरे अस्पताल में मखसूस कर दिए जाए, अगर ऐसा हो तो तजवीज अच्छी है। देखना चाहिए हुकूमत को, इसके ऑप्शंस के काबिल अमल है भी नहीं है, किस हद तक अमल कर सकते हैं। अगर जुज़वी भी करें, ज़ाहिर है कि पहले दिन आप 100% नहीं हो सकते, आप शुरू करते हैं, आप 10%, 20%, 40%, जो अच्छा काम हो सकता है महफूज तरीका हम वज़ा कर सकते हैं, माहिरीन के मशवरों की रोशनी में बिल्कुल होना चाहिए जी। वो मतलब आप कह रहे हैं कि होना चाहिए, लेकिन पहले हमें ये देखना होगा ये तजवीज किस हद तक काबिल अमल है और हुकूमत के पास कितनी कैपेसिटी है इसको कंप्लीट करने के लिए। एनबीसी मैं देखिए बस एक गुजारिश है कि देखिए 100% नहीं हो सकता डे 1 पे, आपको इंजन गर्म करना पड़ता है ऐसा ऐसा कि जी 10% वीक 1 में, मे बी 3 वीक्स में अनदर 10%, जो भी हिसाब किताब होगा उस हिसाब से करें और अपना टारगेट रखें कि जी हम ये कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छी और क्या बात होगी? राइट। एनबीसी पहले तो मैं नसीम साहब को और आप सब लोगों को अपने यहाँ दावत इफ्तार देता हूँ, तशरीफ लाइए आप लोग। नसीम साहब ने शिकायत की थी, आप ऐसा करें मनी ऑर्डर भिजवा दें हमें एनबीसी। आइए मेरे आइए नासिर साहब मनी ऑर्डर भिजवा दें आप। ये विदाउट सोशल डिस्टेंस होगा, विदाउट सोशल डिस्टेंस नहीं, वो मैं खुद खरीद के खा लूंगा अफ्तारी। मैं ही कहता कि पैसे जरूर मांगिए रहा, बस फिर बात ईदी आपसे तो मैं खुल्ला मांग सकता हूँ, उधार भी मांग सकता हूँ जी। अभी तो ईदी का मसला भी आएगा जी, ईदी भी आपको भिजवानी पड़ेगी हर साल की तरह। मैं कहता ख्वाहिशात हाँ हर साल की तरह, बिल्कुल सही है। बिल्कुल पीएमए बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल बॉडी है, बिल्कुल मानने की बात है। और पीएम ने छुप कर इलाज किया है आमरीत के ज़माने में लोगों को जिनको ज़ख्मी किया गया उनका। पीएमए प्रोफेशनल है, पीएमए बहुत एफिशिएंट है, और ये प्रपोज़ल भी बहुत तगड़ा है, बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन मैं फिर कहूँगा, मेरी ख्वाहिश है कि ऐसा हो जाए, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि ऐसा क्या कहीं हुआ या हम पहले मुल्क होंगे? ऐसा अमेरिका में भी नहीं हुआ। अभी मैं हिस्ट्री देख रहा था, वहाँ 95,000 बेड डेडिकेटेड तो हैं, लेकिन वो इस तरह नहीं है कि उनके हॉस्पिटल्स अलग हों। वो कहते हैं कि ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है कि हम अलग कर दें हॉस्पिटल्स को। जैसे हमारे यहाँ फील्ड हॉस्पिटल हैं, कराची में, लाहौर में, मेघालय, कहीं और भी है, 1200 बेड का, वो तो हो सकता है फील्ड हॉस्पिटल, लेकिन फील्ड हॉस्पिटल एक मुकम्मल अस्पताल नहीं होता जहाँ पर हर चीज़ सर्जरी भी हो। तो वो कहते ये हैं कि हम बनाते हैं, अब हमारे जो हुकाम हैं वो बताते हैं कि चक शहजाद में
एक 250 बेड का बन रहा है, डेडिकेटेड हॉस्पिटल बन रहा है, लेकिन ऐसे कितने बना सकते हैं आप? किस तरह बना सकते हैं? वसाइल का मसला नहीं है, मसला अफरादी क़ुव्वत का है कि आप पैरामेडिक्स कहाँ से लाएंगे, आप डॉक्टर्स कहाँ से लाएंगे, आप वो पूरा स्ट्रक्चर कहाँ से लेकर आएंगे जो स्ट्रक्चर अस्पताल को चाहिए होता है। और इतनी कम अरसे में चक्षुजाद वाला भी 1 महीना मांग रहा है कि वो 1 महीने में बनाएगा, और उसके अलावा फिर वेंटिलेटर्स हैं, फिर इक्विपमेंट्स हैं, फिर चीज़ें हैं। वो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी बात है, अगर शुरू हम कर सकते हैं लिमिटेड पैमाने पर तो शुरू कर लें, लेकिन 100% लोगों को हम अलग अस्पताल फराम शायद नहीं कर पाएंगे। नहीं कर सके मतलब तो अच्छा है, लेकिन हर सत्ता, हर शहर में ये एक अस्पताल मुमकिन नहीं हो पाएगा। मोना, देखिए, मुझे ये तजवीज़ तो खैर बहुत ही अपीलिंग है कि क्योंकि इस वक्त जिस तरह की दुश्वारियां आ रही हैं, ये तो कोरोना पेशेंट्स के लिए तो आ ही रही हैं, साथ जो दूसरे अमराज के लिए जो हॉस्पिटल्स जाते हैं, एक तो लोग बहुत सख्त खौफजदा हैं कि हॉस्पिटल जाएं, ज़ाहिर है आप एक कॉमन एंट्रेंस एग्जिट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत चीज़ें आप कॉमनली यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर ये भी खदशा रहता है कि ज़्यादा ट्रांसमिट हुआ होगा वायरस। दूसरा OPDs का जो मसला है वो एक सदा का मसला है, उस तरह से OPDs भी नहीं काम कर रही, डिसफंक्शनल सी हैं, कुछ जगहों पर हैं कुछ नहीं हैं, तो ये भी एक बड़ा मसला है। क्लेंलीनेस कितनी मेंटेन की जा रही है हॉस्पिटल्स में, तो ये जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी है, वो भी पहले से ही खौफजदा हैं। और कोई चीज़ अगर जाते हैं, मैंने बल्कि कराची में भी बहुत सारे इस किस्म की मैंने बातें सुनी हैं कि किसी और मसले के इलाज के लिए, किसी और तकलीफ़ के इलाज के लिए हॉस्पिटल गए तो वहाँ से कोरोना कॉन्ट्रैक्ट करके आ गए। तो ये तो चीज़ें चल रही हैं, तो इसलिए इसकी ज़रूरत से तो कोई इनकार नहीं है, ये बड़ी एक नेसेसिटी है। क्वारंटीन सेंटर्स, बिल्कुल सही बात है, हमने बड़े अच्छी फैसिलिटीज़ बनाई हैं, जैसे सिंध में जो कराची में एक्सपो सेंटर में बना है, फिर ये जो पंजाब में बनाया था जिसमें डॉक्टर यास्मीन, हाँ, और जैसे पंजाब में भी जो उनकी एक बड़ी वो फोटो थी वो बड़ी वायरल हुई थी, वो विक्ट्री साइन दिखा रही थी वहाँ पे, तो ये तो हमने बनाए हैं, ये तो डेडिकेटेड सेंटर्स हैं। लेकिन आप वहाँ पर जाते तब हैं जब आपको पता चल जाता है, जब आपको डॉक्टर बाकायदा आपको बोलता है और आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है कि अब आप जी आपका कोरोना है पॉजिटिव, तो अब आप जाके क्वारंटीन हो जाएं, अलग हो जाएं। तो वो उस स्टेज तक वो जो शख्स है या जो मरीज है कितने लोगों को ट्रांसमिट कर चुका होता है, जो हॉस्पिटल इटसेल्फ जाता है वहां पर इलाज के लिए, जो बेचारा नहीं भी है उसको हो जाता है, जो बाहर से भी कैरी करके ला रहा होता है वो आगे दूसरे को ट्रांसमिट कर देता है। इसकी मुझे लगता है ज़रूरत में, इसकी नीड में कोई इख्तिलाफ नहीं है। और मैं थोड़ा सा आई विल बेग टू डिफर, मुझे लगता है कि इतना डुएबल है, इतना मुश्किल भी नहीं होगा। क्योंकि वहां पर अगर कोई इंसान खास तौर पर अपना कोरोना टेस्ट कराने के लिए जा रहा है, अगर सिम्प्टोमेटिक है, मैं फिर इसमें ये कहूंगी क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक भी तो है ना कोरोना, लेकिन अगर सिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, कोरोना टेस्ट कराने जा रहा है, तो एटलीस्ट उसको पता होगा कि मुझे इस डेडिकेटेड जगह पर जाना है। उसी क्वारंटीन सेंटर में अगर हम एक छोटे से डॉक्टर को वहां पर हम मतलब आपके नजदीक काम डोएबल है, लगा दें, मुश्किल भी नहीं है। एक ऑब्वियस पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, मुझे भी बारहा अक्सर लोग कॉल करते हैं, फ्रेंड्स में से, फैमिली में से कॉल आ जाती है कि क्या हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, जबकि वो कोरोना पेशेंट नहीं होते हैं, किसी के दांत में दर्द है, किसी की दाढ़ में तकलीफ है, कुछ इस तरह के मर्ज होते हैं, लेकिन फिर भी लोग अस्पताल जाने से घबरा रहे हैं। जी देखिए, ये बात जो है, आइडिया तो इन थ्योरी तो बुरा नहीं है, मगर ये है कि ये कैसे होगा। जो मौजूदा अस्पताल हैं वो तो मैनेज नहीं हो पा रहे, उनमें हम आए दिन सुन रहे हैं कि इक्विपमेंट की कमी है, अमले के पास प्रोटेक्टिव गियर नहीं है और दीगर वहाँ पर जो हुजूम लगा हुआ है, तो ये तो एकदम इसके लिए वसाइल मुहैया करना शायद काबिल अमल ना हो। मेरे ख्याल से यही कोशिश करनी चाहिए कि अस्पतालों के अंदर जो मौजूदा अस्पताल हैं उनको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं और वहाँ पर कैसे इन्वेस्टमेंट्स कर सकेंगे जो वहाँ के मरीजों को भी और वहाँ के अमले को भी जो है महफूज रख सके और साथ में कोरोना वायरस के पेशेंट्स का भी इलाज कर सके। ओवर टाइम में भी, अगर चूंकि अभी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये कोरोना वायरस जो है अभी ये थमेगा नहीं, अगले 1 से 2 साल जो है ये वापस लौट कर दोबारा आएगा, सर्दियों में खुसूसन, और फिर अगले साल दोबारा, जब तक इसकी वैक्सीन या दवाई तैयार नहीं होगी। इसलिए जाहिर बात है हमें उसकी प्लानिंग तो करनी चाहिए और उसमें यह है कि आजमाइशी तौर पर शुरू में ये टेस्ट किया जा सकता है कि हम कैसे
ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट है इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिलहाल मेरे ख्याल से ये एक नया पेंडोरास बॉक्स खोल देगा और तवज्जो जो है वो डाइवर्ट कर देगा। अभी सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो ये है कि हमारा जो एग्जिस्टिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए और उसमें कैसे जो है मज़ीद लोगों की वेलफेयर के लिए और उनके इलाज के लिए वसाइल सर्व किए जाएं, ना कि एक नई पैरेलल मतवाजी चीज़ बनाकर उसमें जो है एक नया मसला खड़ा कर दिया जाए। सिद्दीकी साहब, पॉसिबल है हमारे लिए ये मुख्तस होने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं एनबीसी का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये 10 तारीख को ट्रेनें खुल गई तो मैं तो कराची आ रहा हूँ, दरवाज़ा खोल दीजिएगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इस तरह के अस्पताल सबको लेके आ जाओ सर, थैंक यू। अच्छा, इस तरह के अस्पताल, मसला सिर्फ ये है कि आपने देखा है कि ये कोरोना जो है उन पेशेंट्स को ज़्यादा हो रहा है जो कि पहले ही कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। तो अगर अलग अस्पताल बनाएंगे तो आप वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते। आपके जो मौजूदा अस्पताल हैं उनमें सारी सर्जरी की फैसिलिटीज़ हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगे हुए हैं, नेबुलाइजर्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं। तो ये मेरे ख्याल से तो ये आइडिया कोई इतना अच्छा नहीं। जो मौजूदा हॉस्पिटल्स हैं उनमें ही जो है इनको अलग रूम्स बना दें या अलग वार्ड्स बना दें, और जिसकी वजह से लोगों को पता हो कि उन्होंने कौन से वार्ड में जाना है। जैसे लोगों को यूजुअली पता होता है कि सर्जिकल वार्ड ये, मेडिकल वार्ड ये, गायनी वार्ड ये हॉस्पिटल्स में ही होना चाहिए। हाँ, ये जो फील्ड हॉस्पिटल्स का आइडिया है उसमें ठीक है, जो यंग लोग हैं जिन्हें कोरोना हुआ है, एसिम्प्टोमेटिक है, इतने को मसला नहीं है, उनको फील्ड हॉस्पिटल्स में ज़रूर रखा जाए। और दूसरी बात आपको मैं बताऊं कि ये जो कन्फ्यूजन है इसकी वजह से हमारी एक मीडिया की कुलीग है, उनकी सिस्टर रात को तबीयत ख़राब हुई तो उन्होंने कहा अभी इनको जो है वो हम दवाई दे देते हैं और सुबह जो है डॉक्टर को घर पर बुला लेंगे, और वो सुबह से पहले जो उनकी सिस्टर का इंतकाल हो गया, क्योंकि उनको यही खदशा था कि अगर हॉस्पिटल लेके गए तो कहीं इनको कोरोना ना हो जाए। तो लोगों को ये खदशात ज़रूर है, लेकिन अगर आप हॉस्पिटल्स के अंदर ही डिफरेंट वार्ड्स बना दें, क्योंकि दूसरी बीमारियां ख़त्म नहीं हुई। ये हमारा मुल्क थर्ड वर्ल्ड है, कंट्री है, यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हैं, लोग बीमार हैं, कोई किडनी का प्रॉब्लम है, किसी ने जाके डायलिसिस कराना है, कोई हार्ट पेशेंट्स हैं, तो इन लोगों के लिए इससे बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मौजूदा जो हॉस्पिटल्स हैं, अब आपको एक बात का पता चल गया, जिस तरह आपने टाइगर फोर्स बनाने में इतनी तेज़ी दिखाई है, बाकी बजट्स आप इतने दूसरी जगह पे खर्च कर रहे हैं, तो आपको इस वक्त जो है वो अस्पतालों पे भी बजट खर्च करना चाहिए और फौरी तौर पे उनकी एक्सटेंशंस जो क्योंकि जैसे आमिर ज़िया साहब ने कहा कि ये चीज़ अभी ख़त्म होने वाली नहीं है, ये लॉन्ग टर्म है। तो जब लॉन्ग टर्म है तो आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएं, आप नए वार्ड्स बनाएं, आप उन्हीं हॉस्पिटल्स में एक्सटेंशंस बनाएं ताकि वहाँ पे कोरोना के मरीजों का इलाज हो सके। एक्सटेंड किया जा सकता है, वहाँ पर वार्ड्स बनाए जा सकते हैं इस मोहलिक मर्ज के हवाले से, ताकि लोगों को पता हो जो कोरोना के पेशेंट्स हो कि हमें उस जगह पर जाना है और वहां जाकर अपना इलाज करना है, वहां पर इस मर्ज का डॉक्टर बैठता है। एनबीसी वेरी शॉर्ट कमेंट आपको शेयर करना चाह रहे हैं? देखिए, थोड़ा सा इस पर गौर कर लें आप। सोशल स्टिग्मा क्या होता है? कल हमने इसका मुजाहरा देखा कराची में। मतलब अब तक की जो इत्तलात हैं तो डॉक्टर फुरकान बहुत अच्छे डॉक्टर थे, अल्लाह उनको करीब रहमत करे, वो सोशल स्टिग्मा का शिकार हुए हैं कि अगर मैं गया तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, ख़ानदान वाले क्या कहेंगे। आपका पहला प्रोग्राम जो था उसमें मैंने कहा था कि यह आलमी जंग है और इसमें अगर किसी को कोरोना होता है तो घर ना बैठे अस्पताल जाए, वहाँ इलाज कराए। ये HIV नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ इसको अछूत बना दिया गया। कोरोना के पेशेंट को लोग उससे भागने लगे, उस गली से भागने लगे जिस गली में कोरोना पेशेंट होता है। मैं जगह का नाम नहीं लूँगा, बहुत पढ़े लिखे लोगों का इलाका है। वहाँ फिर लोगों ने बाकायदा पूछना शुरू किया कि इस गली में पेशेंट है, और उस घर वालों का सत्यानाश कर दिया गया। आखिर में वहाँ के जो फौजी अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने उस गली को बंद किया है और कहा है यहाँ कोई घर पे ना आए, ना दस्तक दे, ना इनसे बात करे, ये पेशेंट्स हैं। तो ये हमारा सोशल मुआशरा है, पहला तो ये। दूसरा ये कि इसको हमें समझना चाहिए कि अगर हम अपने मौजूदा अस्पतालों को एक्सटेंड कर दें, अलग ब्लॉक बना दें, तो वो हो सकता है। और अगर आप अलग बनाएंगे अस्पताल और वहाँ मैं जाऊँगा अगर किसी से मिलने, तो लोग कहेंगे इसको तो कोरोना हो गया जब वहाँ से निकलूँगा मैं। तो ये जो समाजी झगड़े हैं हमारे, उसको भी देखें। समाजी हमारा जो मशकूक बना दिया है और लोगों में बेयकीनी की सूरत हाल से पैदा कर दी है, जैसे एहसास कमतरी का जो फिनोमेना है वो इससे मजीद पैदा हो रहा है। मुझे बढ़ने एक ब्रेक की तरफ आपके साथ हम डिस्कशन को मजीद कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक नाज़रीन। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर सूरत हाल इंतहाई कशीदा है और ये सिर्फ आज की सूरत हाल नहीं है, ये गुज़िश्ता हफ्ते से सब कुछ चलता आ रहा है। वहाँ सिविलियन अमवात की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होता चला जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय फौजी क़यादत अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए गैर संजीदा बयान दे रही है। अब DGISPR ने इस गुफ्तगू के दौरान क्या कहा, जरा उन्हीं की ज़बानी सुनिए। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो सिचुएशन है, जिस तरह से इंडियन आर्मी वहाँ पे बिहेव कर रही है, जो रिसेंटली इंडिया की मिलिट्री लीडरशिप है, उन्होंने इस बारे में कुछ बयानात भी दिए हैं जो आपकी नज़रों से गुजरे होंगे। इट इज़ अ वेरी सीरियस सिचुएशन। इंडिया के इंटरनल इश्यूज़ हैं, जो अंदरूनी मसाइल हैं, उनको एक्सटर्नलाइज किया जा रहा है और उनको पाकिस्तान के ऊपर लंप करने की जो नाकाम कोशिश की जा रही है, अव्वल तो वो कामयाब नहीं हो रही, और दूसरा ये है कि इससे खित्ते के हालात किसी भी वक्त एक गलत डायरेक्शन में जा सकते। इंडिया अपने अंदरूनी मसाइल का जो कच्चा चट्टा है वो बैरूनी सतह पर इस तरह से पाकिस्तान पर अटैक करके असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई मुहिम जो कर सकता है, ये क्वेश्चन मार्क है। मोना कोरोना का इशू है, लॉकडाउन है, बहुत अजीब सी सूरत हाल है, न सिर्फ पाकिस्तान और भारत में बल्कि पूरी दुनिया में। इस मामला का भी भारत कोई ना कोई इस्तेमाल कर सकता है अपने लिए किसी न किसी तरीके से, कोई मुहिम जो। जी बिल्कुल, इसमें कोई शुबा नहीं है। और ज़रियाब जैसे, बल्कि इससे पहले भी अभी तो एक इसकी जो बात है, जो भी DGISPR का बयान है, उसका एक पूरा बैकग्राउंड है। उसका बैकग्राउंड है क्योंकि कश्मीर में ख़ास तौर पर जो 5 अगस्त 2019 को जो इक़दाम लिया गया, उसके अब नज़र आ रहे हैं कुछ आफ्टर मैथ्स, और जो रिबेल्स हैं उनके खिलाफ वो निकल रहे हैं। रोज़ की बुनियादों पर भारतीय जो ऑक्यूपेशनल फोर्सेस हैं उनकी कैजुअल्टीज़ हो रही हैं, वो मारे जा रहे हैं वहाँ पर इन्हीं रिबेल्स के हाथों। और हमेशा की तरह विद इन सेकेंड्स जो एक हरबा है भारत का कि विद इन सेकेंड्स पाकिस्तान पर उसका इल्ज़ाम लगाया जाता है। तो इस मरतबा भी यही हुआ है। एक हंदवाड़ा में जो अभी रिसेंट इनका एक आमना सामना हुआ है और अटैक हुआ है, बहुत भारी कैजुअल्टीज़ का सामना हुआ है वहाँ पर। इंडियन फौज को भी, उनके अपने पुलिस के भी, वहाँ पर JNK पुलिस के भी एहलकार उसमें मारे गए हैं और एक कर्नल तक उसमें मारे गए हैं भारतीय फौज के। तो इस लेवल तक जब बातें जा रही हैं तो यकीनन अब उन्होंने फेस सेविंग करनी है अपनी, थोड़े से वो पब्लिक को भी पंप करना चाह रहे हैं और एज ऑलवेज विद इन सेकेंड्स उसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पे लगाया गया है। इस पूरी बात का तो ये बैकग्राउंड है। और जो उनको वहाँ से कश्मीरियों से और कश्मीरी जो मुजाहिदीन हैं उनकी तरफ से जिस तरह के चीज़ों का सामना हो रहा है भारत को, तो जाहिर है वो हम सबको पता है कि एक पत्थर से वो पूरी अपनी न्यूक्लियर इक्विप्ड और आर्म्ड फोर्स को कंपेयर करते हैं, और जो स्टोन पेल्टर्स हैं वो उनके आगे भी एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री जो भारत है वो स्टैंड नहीं कर पाता है। तो जाहिर है फिर उनको अपनी फेस सेविंग के लिए वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम आयद करना होता है। वो अभी भी कर रहे हैं। इतना हेविली फोर्टिफाइड ये जोन है मिलिटरीली जो कश्मीर और भारत के भी दरमियान, और वहाँ पर ऐसा मालूम होता है कि जैसे उनको अपनी सिक्योरिटी पे यकीन नहीं है, और वो फिर भी ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन हुई है। तो वो माहौल इसमें बना रहे हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। मुझे वाकई इस बात का ख़तरा है कि एक तरफ आई वॉश वो दे रहे थे कि हम तमाम मिल के साउथ एशियन ममालिक कोरोना को शिकस्त दें, जो एक बहुत बड़ा आई वॉश था, और उन्होंने इस पर एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी वगैरह वगैरह। अभी रिसेंटली भी एक कॉन्फ्रेंस हुई है, वीडियो कॉन्फ्रेंस। लेकिन असल जो दर हकीकत बात है वो यही है कि वो यहाँ पर डाइग्रेस करना चाह रहे हैं, और वो ये भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे दुनिया भर में लॉकडाउन ईज हो रहा है, तो कोरोना से जब ये जो इंटरनेशनल मीडिया की अटेंशन है जब हटेगी, तो दोबारा ये जो मसला है कश्मीर पर, जहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत पॉजिटिव रोल अदा किया था और भरपूर उन्होंने इंडिया को एक्सपोज किया था, तो वो दोबारा सिलसिला शुरू हो जाएगा। उसके लिए उनकी प्रिपरेशन अभी से शुरू हो गई हैं। नासिर भाई चौधरी साहब, भारत हमेशा से अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए उसका वतीरा रहा है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ महाजराई या हर्जसराई करना शुरू कर देता है। तो जिस तरह जिक्र किया बाबर इफ्तिखार साहब ने कि वो अपने इंटरनल मामलात को बेस बनाकर एक्सटर्नली तौर पर पाकिस्तान को हिट करने की कोशिश कर सकता है या कर रहा है, ये वाकई ऐसा हो सकता है? जी, ये तो बहुत पहले से होता है कि वहाँ जब भी हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ करता था वो पाकिस्तान को ब्लेम करता था, और ये पूरी हिस्ट्री है इसकी। एक मुरादाबाद, मेरठ, जितने भी नाम लेना चाहें ले लें आप। फिर उसके बाद कश्मीर का मसला भी हमारे सामने था, लड़ाइयाँ भी हमारी हुई हैं, तो वजह तनाज़ा भी मौजूद है और उसका नाराज़ होना भी बिल्कुल वजह है। क्योंकि इस पिछले 1 साल में 1.5 साल लगा लें आप, इसमें 3 बड़ी रिपोर्टें आई हैं। पहली रिपोर्ट हमारे दोस्त ने शाहिद बुखारी ने, जिनको शहीद कर दिया गया,
उन्होंने लिखी थी यूएनओ के लिए, और यूएनओ ने उसको अडॉप्ट किया था एज ऑफिशियल रिपोर्ट कि मकबूजा कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की कितनी खिलाफ वर्जी हो रही है। और वो चेयरमैन जो थे उस कमेटी के, वो उसको पढ़ते हुए रो पड़े थे बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। और उस रिपोर्ट से ज़्यादा उनका रोना खबर बना था और वो कमाल हो गया था। फिर दूसरी रिपोर्ट यूरोपीय यूनियन की थी जिसमें उन्होंने कहा कि साहब बहुत जुल्म हो रहा है, ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हो रही है, कश्मीर को एनेक्स कर लिया गया है, मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई है। फिर उसके बाद अमरीकी रिपोर्ट आई है और ये तो बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट है, इसमें उन्होंने सैंक्शंस की भी सिफारिश की है। अब मुझे पता नहीं ये सिफारिश कितनी बामल होती है, लेकिन एक जो उनका एजेंडा है उसको जहन में रखिएगा, और वो एजेंडा वही है कि अब आज़ाद कश्मीर की बारी है। और ये बार बार कह चुके हैं वो, और मैं इस बात का कायल हूँ वाकई कि मोदी जो कहता है वो करता है। ऐसा नहीं है कि मोदी ने जो कहा नहीं कहा हो, जो कहा उस पर अमल ना किया हो। अब उसके दोनों मंशूरों में 37 का था, उसके दोनों मंशूरों में मकबूजा कश्मीर पे कब्ज़े का था, उसके दोनों मंशूरों में शरीयत के ख़िलाफ़ कार्रवाई थी, उसके दोनों मंशूरों में गैर मुकामी मुसलमानों को निकालने की बात थी। तो वो कर रहे हैं ना वो। और अब आज़ाद कश्मीर का भी कि पूरा कश्मीर हमारा है, पूरा कश्मीर हमारा है, तो वो आज़ाद कश्मीर को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। और ये छोटी मोटी जो आप देख रही हैं सूरत हाल, ये एक पूरी चेन है जो एक बिग पिक्चर की तरह आपको लेके जाएगी। तो ज़ाहिर हम तैयार हैं, हमारी फ़ौज भी तैयार है, हमारे आवाम को भी तैयार होना पड़ेगा। एक कोरोना वोरोना से निकल जाएं, और निकल जाना चाहिए हमको, हमारे मौलवियों को चाहिए वो दुआ करें इसके लिए, फूंक फूंक भी मारें और दवा भी करें। एक बार उन्होंने तवक्कुल की बात की थी, तो तवक्कुल वही है कि आप ऊँट को रस्सी से बांध दें फिर अल्लाह पे छोड़ दें। तो आप तैयारी कर लें आप, और उसके बाद आज़ाद कश्मीर को डिफेंड भी करें और हो सके तो मकबूजा कश्मीर को आज़ाद भी कराएं। वो ख्वाब है, लेकिन ख्वाब की ताबीर भी होती है। आमिर ज़िया साहब, एनबीसी ने यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया कि मकबूजा कश्मीर के बाद अब बारी आज़ाद कश्मीर की। मेरा क्वेश्चन ये कि 27 फरवरी के वाक़े के बाद भी मुहिम जोई कर सकता है भारत? देखिए, भारत जो मुसलसल मुहिम जोई कर रहे हैं 2014 से, जब से ये हिंदू इंतहा पसंद हुकूमत आई है, आप देखेंगे एक पैटर्न है। और 2019 में 3000 मरतबा जो है फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की। इस साल जो है जनवरी से लेकर अप्रैल तक के जो आज़ाद शुमार हैं, तो 853 मरतबा फायरबंदी की भारत ने खिलाफ वर्जी की लाइन ऑफ कंट्रोल पे और वर्किंग बाउंड्री के ऊपर। तो ये एक पैटर्न है। मोदी ने किया क्या है? मोदी ने काम ये किया है कि जनाब जो एक स्टेटस को था पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर के ऊपर, उसने उसको तोड़ दिया और अपने तई उसने कश्मीर का मसला भी हल कर लिया है कि जनाब जैसा कि बता रहे थे नासिर साहब के इनेक्स कर लिया। और अब उनको जो है अपने फैसले के कॉन्सिक्वेंसेस को, उसका जो कि फॉल आउट है उसको मैनेज करना है, जो कि वो कर रहे हैं। और उनके जो प्लान है बिल्कुल सबके सामने कि जी वो 2-4 बरस में वहां पे डेमोग्राफिक चेंजेस इतने ज्यादा लेकर आ जाएंगे कि वो जो मुस्लिम अक्सरियत है मुस्लिम अकलियत में तब्दील हो जाएगी और उनकी गिरफ्त जो है वो बहुत मजबूत हो जाएगी। तो सब कश्मीरी मुजाहिदीन के लिए, कश्मीरियों के लिए, हुर्रियत के लिए और पाकिस्तान के लिए जो है वक्त से के साथ हमारी दौड़ है। हम अगर इसी तरह जिस तरह अभी हम हाथ पर हाथ धर के बैठे हैं और भारत की गैर रिवायती सियासत का मुकाबला रिवायती सिफारतकारी से कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल किसी भी तरह से कामयाब नहीं हो सकते। हमें भारत ने उसको तोड़ दिया, टेम्पलेट को तोड़ दिया है, तो हमें भी कोई इनोवेटिव थिंकिंग करनी चाहिए। और उसके लिए जाहिर है कि अगर उधर से ब्रिंकमैनशिप हो रही हो, उधर से मुहिम जोई हो रही हो और उधर से एक आदमी बुली कर रहा हो, तो आपका भी जो जवाब होता है अपनी ताकत के मुताबिक आप करते हैं और इसके अलावा कोई चारा नहीं है। कहीं मैंने पढ़ा था कि जी आप आखिरी मुकाबले को गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए कहते हैं ना पीछे नहीं धकेल सकते, कभी ना कभी तो करना होगा। या तो हम ये तय कर लें कि जी हमने कश्मीर दे दिया और हमने बिल्कुल उसके ऊपर बात कर ली, तो या तो ये आपका ये रवैया हो जो कि ऐसा नहीं है, खुदा का शुक्र है हमारा, क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरान कुछ भी सोचे, जैसे नवाज शरीफ साहब सोचा करते थे लेकिन उनकी दाल नहीं गली, तो कुछ भी सोचे तो हमारे अवाम जो है, हमारी जो कलेक्टिव एक शऊर है वो कश्मीर के साथ है, हर पाकिस्तानी का, हमारे हर फौजी अफसर का, हमारे हर सिपाही का। तो उस हवाले से हम लोग खड़े होंगे बिल्कुल। लेकिन बात ही कि क्या हमारे हुक्मरान जिन्हें फैसला करना है वो मजबूत फैसले कर सकते हैं। वो जिस तरह मोदी ने कहते हैं हर बार इमरान खान उसको कहते हैं जी हिटलर है, हिटलर है, तो एक सामने चर्चा लाना चाहिए कि जो उस हिटलर का जवाब दे सके। हम अगर सिर्फ तकरीर करके हम समझते अच्छी तकरीर की, बहुत अच्छी तकरीर की जी, हम तालियां बजाई, हमने सब कुछ है, लेकिन तकरीर से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो रिपोर्ट्स आई हैं इससे भी भारत की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी कि थोड़ा सा वो है ना कि बदनाम अगर नहीं होंगे तो क्या नाम ना होगा, तो उनका नाम हो रहा है।
आप जब तक उसके खिलाफ मतलब है उनको आंच महसूस होनी चाहिए, अपने फैसले की गरमाइश महसूस होनी चाहिए, उसके लिए यकीनन। और एक जो इमरान खान साहब को सोचना चाहिए, जो आपने कहा है कि आजाद कश्मीर के लोग, मकबूजा कश्मीर के लोगों की मदद नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? एक कौम है, एक नस्ल है, एक खून है। तो आपको इस तरह का एक अपोलोजेटिक रवैया खत्म करना होगा। आपको चाहे कोरोना या नो कोरोना, आधे पेटों खाली पेटों, हमें खड़ा होना है दुश्मन के सामने। उससे कम कोई बात हो ही नहीं सकती। और मेरे ख्याल में ये वक्त है इमरान खान की जो मेजर की जाएगी पॉलिटिक्स, वो कश्मीर पे की जाएगी। कोरोना या करंट अकाउंट डेफिसिट जो उन्होंने कम किया उस पर नहीं की जाएगी। जी रजा रोमी साहब, ये जो सिचुएशन है उस पर अभी आमिर साहब ने जिस तरह से तबसरा किया कि तकरीर का भरम या उसका मजा उस वक्त है जब हिटलर को चर्चिल का सामना हो। ये मुहिमजोई पर हम बात कर रहे हैं तो हम इस मुहिमजोई के लिए तैयार तो हैं, लेकिन सवाल नहीं पर है कि भारत ये मुहिमजोई कर सकता है। देखिए, बात यह है कि अभी जैसे पहले बात हो रही थी कि भारत की मुहिमजोई जो है उसके पीछे बड़ा एक वाज़े मकसद है, और वो मकसद ये है कि जो इस वक्त हिंदुस्तान में हो रहा है उससे तवज्जो हटाना अवाम। हिंदुस्तान जो है आपके जैसा कि आपने देखा है कि एक तो उनकी मईशत जो है वो मुस्तकिल गिरे जा रही है, और अब कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन उन्होंने लगाए हैं इंडिया में, और अभी वो एक्सटेंड भी करते हैं मई के तीसरे हफ्ते तक, तो उसकी वजह से माशी तौर पर वो बहुत नीचे गिर रहा है उसकी पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है। और साथ में वहाँ पर जो सोशल टेंशन्स हैं जिसका कि अब जिक्र बहुत हो रहा है, चाहे वो मुसलमानों के खिलाफ कैंपेन हो या दीगर अक़लियतों के खिलाफ हो, तो मोदी सरकार जो है वो इस वक्त बिल्कुल अपनी मकबूलियत जो है बहुत तेजी से खो रही है। और मेरा ये ख्याल है कि यही एक बहुत बड़ी वजह है कि वो अवाम की तवज्जो हटाने के लिए वो ये सारा जो मामला इस वक्त चल रहा है, टेंशन्स को ऊपर बिल्ड करने का, ये किया जा रहा है। जैसे कि आपने देखा पहले माजी में जो हुआ पुलवामा का पूरा इंसिडेंट, और उसके बाद जो सो कॉल्ड उन्होंने वहां पर कार्रवाई भी की, उससे मोदी ने उसको खूब कैश किया इलेक्शन में, और री इलेक्शन के लिए वो चाहे जो भी उन्होंने झूठी सच्ची खबरें लोगों को फीड की, उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने दोबारा एक टर्म हासिल कर लिया। मतलब ना सिर्फ इंटेंशंस और अटेंशंस डाइवर्ट करनी है, बल्कि वो ये इस तरह का कोई ना कोई ड्रामा रचा भी सकता है। सॉरी टू इंटरप्ट रज़ा साहब, मेरे पास वक्त इंतहाई मुख्तसर है, वेरी क्विकली सिद्दीकी साहब। जी बिल्कुल, मोदी का जो सेकंड टर्म है तो उसका हाल बिल्कुल एक बदमस्त हाथी की तरह है, बल्कि मैं कहूँगा एक उस पागल हाथी की तरह जिसके पांव तले जो चीज़ भी आ रही है वो रोनता चला जा रहा है। उसने भारत की इकॉनमी को रोन दिया, जो भारत का एक सेकुलर नज़रिया था दुनिया में उसको रोन दिया। तो ये उसके तो बस उसको सिर्फ सुबह उठता है तो उसको पाकिस्तान का एक खौफ नज़र आता है। और आमिर ज़िया साहब ने तो इस वक्त जिस तरह बातें की ना, तो मेरा भी खून गरमा दिया है। बिल्कुल होना ये चाहिए कि अगर वो कोई मुहिमजोई करना चाहता है तो हमें सिर्फ उसका ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना चाहिए, हमें एक ईंट का जवाब 2 ईंटों के साथ देना चाहिए। हम जिस तरह 27 फरवरी को एक उनको सरप्राइज़ दे चुके हैं। अब ये जो छोटी मोटी झड़प है, अगर हमारी अफवाज जो है वो एक जंग की पूरी तैयारी करती है, और हमारी अफवाज पाकिस्तान जो है वो पूरी कैपेबल है इनको जवाब देने की, और उनकी स्ट्रेटजी भी वो बेहतर समझते हैं। लेकिन अब हम भी ये समझते हैं कि इनको एक ऐसा मुंह तोड़ जवाब भारत को देना चाहिए ताकि उनकी नस्लें याद रखें, क्योंकि ये जो हमारे कश्मीरी भाई है, ये टुक टुक छोटी सी फायरिंग होती है, 2 मर गए, 4 शहीद हो गए, हमारे फौजी शहीद हो गए। अब इस चीज़ को पाकिस्तान जो एक नरमी वाला रवैया दिखाता है कि जब वो कोई हरकत करते हैं हम उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से तो अब इस तरह का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए कि उसकी हिम्मत ना हो कि ये रोज़ाना की जो LOC को ऊपर फायरिंग करता है और गरीब और मासूम शहरियों की जानें लेता है, तो वो मुहिम जोई की तो हर वक्त कोशिश करता है, क्योंकि उसमें एक जलसाना अमल है पाकिस्तान। आपका आगे सिद्दीकी साहब, मेरे पास बहुत मुख्तसर वक्त है, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन की तरफ आऊंगी। एसओ की जानिब से जो रिमार्क सामने आए हैं कि BRT पेशावर तहरीक इंसाफ का नाकाम मंसूबा बन सकता मंसूबा है। रिमार्क्स कुछ इस तरह से थे कि इस सूरत हाल को देखकर ऐसा लगता है कि एक कदम आगे तो 2 कदम पीछे। वेरी क्विकली आप इसे आगाज करें विदिन 20 सेकंड, वाकई ये तहरीक इंसाफ का नाकाम मंसूबा है? सिद्दीकी साहब जी बिल्कुल, ये बिल्कुल उनका एक नाकाम तजुर्बा भी था। मुझे तो समझ नहीं आती जब वो लाहौर मेट्रो के खिलाफ बातें करते रहे, मुल्तान मेट्रो के खिलाफ, पिंडी मेट्रो के खिलाफ, तो ये उनको दर्द सर लेने की क्या जरूरत थी? और ये बहुत बड़ा स्टिग्मा है PTI की गवर्नमेंट के ऊपर। रज़ा रोमी साहब बाकी है जी, ना सिर्फ ये एक बहुत बड़ी नाकामी है बल्कि ये उनके गले का टॉक बन चुका है। उनकी जो पूरी परफॉर्मेंस और कॉम्पिटेंस जो है वो पेशावर BRT से आप सबके सामने है, और यही बात है कि उनका जो पॉपुलिस्ट प्रोपेगेंडा है वो चलेगा नहीं। मोना
मैंने बड़ा लेंथ इसको देखा है। वैसे इसमें इतनी इरेगुलरिटीज़ हैं, इतनी करप्शन की दास्तानें हैं कि इट्स माइंड बॉगलिंग, मैं ये कह रही हूँ। खैर, जब भी ये सुप्रीम कोर्ट का जब ये हटेगा इनके ऊपर से, जो इन्होंने कोर्ट का जो इन्होंने स्टे लिया हुआ है, तो आई जस्ट होप कि नैब कोई कार्रवाई करे। बिल्कुल ये दर्द सर है, फैक्चुअली स्पीकिंग ये उनके अपने नैरेटिव के खिलाफ है, जैसे सिद्दीकी साहब ने कहा। आमिर ज़िया साहब। ना बिल्कुल, मतलब इसमें तो कोई सवाल ही जवाब भी है मेरे ख्याल में। और इसमें एक उनका लर्निंग कर्व होना चाहिए कि भाई हमने इतनी बड़ी गलती की, कहते फाश गलती की, अब इससे सीखा क्या और सीख के भी आगे इस मसले को हल कैसे करते, इसको अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ क्या बना सकते हैं। बड़ा मुझे मतलब है इस पे एक सवालिया निशान है, क्योंकि वक्त कम है तो ज्यादा बात हो नहीं सकती। जी एनबीसी, आप मुझे सुन सकते हैं? जी मैं सुन सकता हूँ आपको। जी, ये आप है ना, देखिए, ये जब तक आप मंसूबे को नाकाम डिक्लेयर नहीं करेंगे, मंसूबे को अबेंडन नहीं करेंगे, उस वक्त तक नाकाम नहीं होगा। जब तक मंसूबा चल रहा है, ठेकेदारों के पैसे बन रहे हैं, उस वक्त तक ये मंसूबा है। वन इसको नाकाम अगर डिक्लेयर आप करना चाहें तो कर लें। मतलब जब तक नाकाम नहीं होगा तब तक के कागजात में भी नाकाम नहीं होगा। इसी के साथ ही मुझे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।